अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जो कि अमिताभ बच्चन के परिवार से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को भी नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले से ही भर्ती हैं। ऐश्वर्या और आराध्या अब तक होम क्वारंटीन थे, लेकिन बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की सलाह पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए दुनिया को कुछ मंत्र दिए। प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताया कि कैसे भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने अहम फैसलों के चलते जीत हासिल करने की राह पर है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर का उपयोग भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता की बात है, भारत की दावेदारी की बात है, उसको भी पुरजोर ढंग से पेश किया। प्रधानमंत्री ने और क्या बड़ी बातें कही, इसको हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। इसके अलावा आईआईटी में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ बड़ी बात कही है, वो भी आपको बताएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह के दौरे पर थे और जम्मू कश्मीर में भी वो पहुंचे हैं। खासतौर पर श्रीनगर में उन्होंने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। क्या है पूरी विस्तृत खबर आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि किस तरीके से राजस्थान में उठापटक चल रही है। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए भारत के विकास पथ को दुनिया के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने न केवल अपनी सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया, बल्कि दुनिया के विकास में भारत के योगदान को भी बताया। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 10 महत्वपूर्ण बातें। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी प्राकृतिक आपदाओं से लड़े हैं। भारत ने इन सभी आपदाओं का मुकाबला तेजी और मजबूती से किया। हमने कोरोना वायरस से लड़ाई को जन आंदोलन बनाया और कोरोना पर भारत का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे बेहतर है। हमने जनता को कोरोना के खिलाफ लड़ाई से जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कामों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का अभियान चलाया। हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पर्यावरण के बारे में भी सोच रहे हैं। इसके साथ ही 5 साल में हमने 38 मिलियन कार्बन उत्सर्जन कम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के वैश्विक योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि चाहे भूकंप, चक्रवात, इबोला संकट या कोई अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित संकट हो, भारत ने तेजी और एकजुटता के साथ जवाब दिया है। कोरोना के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई में हमने 150 से अधिक देशों में चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पिछले 6 साल में हमने डायरेक्ट बेनिफिशियल प्रोग्राम के लिए 40 करोड़ बैंक खाते खोले हैं और ज़रूरतमंद लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर भी अपील की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि भारत यूएन का फाउंडिंग मेंबर रहा है। आज कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप ने इसके पुनर्जन्म और सुधार के नए अवसर प्रदान किए हैं। आइए हम यह मौका ना गंवाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान ऐलान किया कि जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने 75 साल पूरे करेगा, तब हमारा हाउसिंग फॉर ऑल कार्यक्रम 2022 तक प्रत्येक भारतीय के सिर पर एक सुरक्षित छत सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करके हमने पिछले साल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई। उधर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को घोषणा की कि विभिन्न बोर्डों द्वारा 12वीं की कक्षा परीक्षा को आंशिक रूप से रद्द करने के मद्देनज़र इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने प्रवेश मानदंडों में छूट देने का निर्णय किया है। निशंक ने ट्वीट किया, बोर्डों द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा को आंशिक रूप से रद्द करने के मद्देनज़र संयुक्त नामांकन बोर्ड यानी जेएबी ने इस बार जेईई एडवांस 2020 पास छात्रों के लिए दाखिला मानदंडों में छूट देने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र उम्मीदवार जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है, वे दाखिला लेने के पात्र होंगे और उन्हें मिले अंकों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निशंक ने कहा कि आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस में पास होने के अलावा 12वीं बोर्ड की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करना होगा अथवा
पात्रता परीक्षा में शीर्ष 20 परसेंटाइल में स्थान बनाने की पात्रता होती है। उधर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर कोविड-19 के दौरान देश में होने वाले आगामी चुनावों के प्रचार को लेकर राय और सुझाव मांगे हैं। आयोग ने एक पन्ने के अपने पत्र में राजनीतिक दलों से 31 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा। इस साल कुछ राज्यों में उपचुनाव और बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। आयोग ने देश में कोविड-19 के मौजूदा हालात की ओर इशारा करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा कुछ अन्य कानूनों के तहत दिशा निर्देश जारी कर चुकी हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 31 जुलाई 2020 तक अपनी राय और सुझाव भेजने के लिए कहा है, ताकि महामारी के दौरान होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार किए जाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश तैयार किए जा सकें। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि लद्दाख में सीमा गतिरोध का हल खोजने के लिए चीन के साथ हो रही बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि इसमें किस हद तक कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ही पड़ोसी देश को उन्होंने सख्त संदेश दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकती। राजनाथ सिंह ने लुकुंग में एक अग्रिम चौकी पर सेना तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और किसी ने इसके राष्ट्रीय आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उसे उचित जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने पेंगोंग झील से कुछ दूरी पर बनाए गए एक अस्थायी मंच से कहा, सीमा विवाद के हल के लिए बातचीत चल रही है। बातचीत में जो भी प्रगति हुई है, मामले का समाधान होना चाहिए, लेकिन किस हद तक इसका हल होगा मैं गारंटी नहीं दे सकता। हालांकि मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच भूमि भी नहीं छू सकती है, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। लुकुंग पहुंचने के पहले राजनाथ सिंह ने साकना में एक अग्रिम चौकी का दौरा किया और वहां एक सैन्य अभ्यास देखा, जिसमें युद्धक हेलीकॉप्टरों T-90 टैंकों के साथ विशेष बल भी शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ भारत की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने सैनिकों के साथ बातचीत भी की। उधर अगर बात करें राजस्थान से जुड़े मामलों की, तो राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसका अंत कहां जाकर होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज जयपुर से एसओजी की टीम आई, क्योंकि एसओजी के पास ही एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है कि सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है और सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक उसमें शामिल हैं। एसओजी की टीम मानेसर स्थित उस होटल में पहुंची जहां पर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक ठहरे हुए हैं। हालांकि पहले उनको काफी देर तक अनुमति नहीं मिली। हरियाणा पुलिस से जब अनुमति मिल गई उसके बाद वो वहां पर गए। अंदर बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा, जिन्हें आज सुबह ही निलंबित किया गया था, वो नहीं मिले और एसओजी की टीम सारी जांच परख करने के बाद और खासतौर पर होटल कर्मियों से भी पूछताछ के बाद, होटल का जो रजिस्टर होता है, गेस्ट रजिस्टर होता है, उसको भी देखने के बाद वहां से निकल आई है और माना जा रहा है कि जयपुर में जाकर वो अपनी रिपोर्ट आला अधिकारियों को देंगे। उसमें क्या होता है, फिलहाल तो सचिन पायलट और उनके गुट के जो विधायक हैं उनको एक राहत तो आज हाईकोर्ट से मिल गई थी कि मंगलवार तक अदालत ने निर्देश दिया है विधानसभा अध्यक्ष को कि आप कोई फैसला ना लें। बागियों की जो ओर से याचिका लगाई है, जब तक उसकी सुनवाई का पूरी नहीं हो जाती है, उसका याचिका का निपटारा नहीं हो जाता है, तो देखना होगा कि आगे क्या घटनाक्रम रहता है। लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है कि कांग्रेस में वापसी के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं सचिन पायलट के लिए और उनके समर्थक विधायकों के लिए। लेकिन जहां तक बात है बीजेपी की, बीजेपी ने आज फिर साफ कर दिया है कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस का आंतरिक संकट है, कांग्रेस अपने अंतर विरोधों को पाट नहीं पा रही है, उसका हल नहीं निकाल पा रही है, तो बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है। जहां तक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात है, जिन पर आरोप लगाए कि एक ऑडियो टेप में उनकी आवाज है, उन्होंने साफ इनकार किया है और कहा है कि ये जो भी कुछ फैलाया जा रहा है ये सब बिल्कुल झूठ है, निराधार है और वह किसी भी जांच के लिए तैयार है।